हेलो वेलकम इन हिंदी मीडियम एकेडमी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विज्ञान कक्षा 8 की जो एनसीईआरटी है उसके अध्याय 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के ऊपर कुछ एमसीक्यूज यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है। और साथ ही साथ मैं उन प्रश्नों से जुड़ी हुई अन्य बातें भी आपको बताता रहूँगा ताकि अगर उनके ऊपर प्रश्न पूछा जाए तो आप उसको भी आराम से कर सकें। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, ये सेम चैप्टर आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप डियर साइंस पे जा सकते हैं। इस चैनल पे आपको साइंस की वीडियो इंग्लिश में मिल जाएंगी। ठीक है। और अगर आप हिंदी मीडियम को अलग अलग सोशल मीडियाज़ पे फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये कुछ लिंक्स दिए गए हैं, आईडीज़ दी गई हैं जहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम की आईडी है @हिंदी मीडियम, फेसबुक पेज की आईडी है @हिंदी मीडियम अकेडमी। ठीक है। और अगर आप वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो वो है हिंदी मीडियम अकेडमी .com। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप मैथ्स के लिए एक स्टडी पे जा सकते हैं और साइंस के लिए डियर साइंस पे जा सकते हैं। ठीक है। ये हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल हैं। ठीक है। तो यहाँ से आपको इंग्लिश मीडियम में वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। जो पहला प्रश्न है इसमें पूछा गया है प्राकृतिक रेशे किन्हें कहते हैं। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला, जो रेशे पौधों से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन बी, जो रेशे जानवरों से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन सी, रेशे जो मनुष्य ने बनाए हैं। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है। तो जो भी आपको उत्तर सही लगता है आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको लगता है ऑप्शन ए सही है तो आप लिखो 1A। अगर आपको लगता है बी सही तो लिखो आप 1B। ठीक है। इस तरह से जो भी आपको सही लगता है आप उसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या सही उत्तर है। सही उत्तर है डी, यानी कि ए और बी दोनों। तो मतलब जो प्राकृतिक रेशे होते हैं, ठीक है, वो पौधों से प्राप्त जो रेशे हैं उनको भी हम प्राकृतिक बोलते हैं और जो जानवरों से प्राप्त होते हैं उनको भी हम प्राकृतिक बोलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। ठीक है। तो हम डी पे टिक लगाएंगे, ए एंड बी दोनों। ठीक। अब देखो, अगर थोड़ा और आप जानना चाहते हैं प्राकृतिक और संश्लेषित रेशों के बारे में तो यहाँ से आप पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि प्राथमिक रेशे, ठीक है, जैसे कि कपास, ऊन, रेशम आदि पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो कहने का मतलब है अगर रेशे पौधों से प्राप्त हो रहे हैं तब भी हम उनको प्राकृतिक रेशे बोलेंगे, और रेशे अगर जंतुओं से प्राप्त हो रहे हैं तो भी हम उनको बोलेंगे। आपको उदाहरण याद कर लेने हैं, जैसे कपास हो गया, ऊन हो गया, रेशम हो गया, ये सभी क्या हैं? ये सभी प्राकृतिक रेशे हैं। इसी तरह से दूसरी ओर जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है ना, संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इनको हम संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहते हैं। ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखो, जो ये प्रश्न 2 है, आप कोशिश करो कि आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख पाओ। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से कौन से समूह में सभी संश्लेषित रेशे हैं? ठीक है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है आप कमेंट में लिखो। जैसे कि अगर आपको लगता है दूसरे का ए सही है तो आप लिखो 2A। अगर आपको लगता है दूसरे का बी सही है तो आप लिखो 2B। अगर आपको लगता है सी सही है तो आप लिखो 2C। अगर आपको लगता है डी सही है तो आप लिखो 2D। ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। ठीक। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है। क्या पूछा गया था कि भाई कौन से समूह में सभी के सभी संश्लेषित रेशे हैं? तो देखो, नायलॉन संश्लेषित रेशा है। ठीक है, मानव निर्मित है, मतलब कि टेरिलीन, रेयन, ये सभी क्या है? संश्लेषित रेशे हैं। ठीक है। यहाँ पर देखो, रेशम संश्लेषित नहीं होता है, ऊन भी नहीं होता है, ऊन नहीं होता है। ठीक है। तो इस तरह से जो सही ऑप्शन आएगा वो ए होगा। यहाँ पर ये तीनों के तीनों, ठीक है, क्या है? संश्लेषित रेशे। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है? आपके पास चार ऑप्शन है, सेल्यूलोज, एक्रेलिक, नायलॉन या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है। तो इसका क्या उत्तर होगा ये आपको बताना है। तो देखो, इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? वो है सेल्यूलोज। ठीक है। मतलब जो सेल्यूलोज होता है ये प्राकृतिक बहुलक होता है। ठीक।
यहाँ से आप एनसीईआरटी में देख सकते हो लिखा हुआ है कि जो बहुलक होते हैं प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है जो सेल्यूलोज कहलाता है। सेल्यूलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होते हैं। मतलब जो कपास है वो सेल्यूलोज का ही एक रूप है, सेल्यूलोज से ही बना होता है वो, ठीक है। और जो सेल्यूलोज है वो ग्लूकोज की छोटी छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुलक क्या होते हैं मैंने जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तब बताया था। अगर आपको डिटेल में वीडियो देखनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना, इस चैप्टर का, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 4, इसमें बोला गया है कृत्रिम रेशम किसे कहते हैं। तो इनमें से किसको कृत्रिम रेशम के नाम से जाना जाता है, आपको उत्तर लिखना है कमेंट में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है रेयॉन, फिर है टेफ्लॉन, फिर है एक्रेलिक और आखिर में है नाइलॉन। तो कौन सा कृत्रिम रेशम के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है रेयॉन, ठीक है। जो रेयॉन है इसको हम कृत्रिम रेशम के नाम से जानते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग होता है, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके पास, पॉलिएस्टर, नायलॉन, कपास या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है नायलॉन, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो नायलॉन है इसका उपयोग किया जाता है पैराशूट बनाने में, क्योंकि जो नायलॉन है ये बहुत मजबूत होता है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 6 बोला गया है पेट क्या है, ठीक है। पॉलिएस्टर है, सेल्यूलोज है, एक्रेलिक है या नायलॉन है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है पॉलिएस्टर। जो पेट होता है ये पॉलिएस्टर होता है, ठीक है। इससे जुड़ी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी क्या है, देखो जो पॉलिएस्टर है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पॉलीएस्टर मतलब बहुत सारे एस्टर मिलके पॉलिएस्टर बनाते हैं, पॉली का मतलब बहुत सारे, ठीक है। तो जो पॉलिएस्टर है वास्तव में एक रसायन जो एस्टर कहलाता है की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। मतलब कि जो एस्टर है ये बहुत सारे एस्टर मिल के पॉलिएस्टर बनाते हैं। क्वेश्चन आता है कि एस्टर क्या होता है? तो एस्टर वे रसायन हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। जैसे कि पका हुआ फल जब आप खाते हैं, मान लीजिए आप पका हुआ सेब खा रहे हैं तो उसमें से एक मीठी मीठी खुशबू आती है। तो जो खुशबू होती है फलों की वो उसके अंदर मौजूद एस्टर के कारण होती है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या यहाँ से सीखने को मिलता है इस स्क्रीनशॉट से? देखो आप ये भी याद कर लेना कि आपने पॉलीकॉट, पॉलीवूल या फिर टेरिकॉट तो ज़रूर सुना होगा, ठीक है। तो ये किन से मिलके बने होते हैं कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि ये 2 प्रकार के रेशों से मिलके बने होते हैं। जैसे कि जो पॉलीकॉट है ये पॉलीएस्टर और कपास से मिलके बना है, ठीक है। जो पॉलीवूल है ये पॉलिएस्टर और ऊन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो ये कभी कभी पूछ लेता है कि पॉलीकॉट किन दो से मिलके बना है, तो पॉलिएस्टर और कपास से। पॉलीवूल किस किस से मिलके बना है? पॉलिएस्टर और ऊन से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है थर्मोप्लास्टिक है। ऑप्शन ए बेकेलाइट, ऑप्शन बी मेलामाइन, ऑप्शन सी पॉलीथीन, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या उत्तर है? इसका सही उत्तर है पॉलीथीन। पॉलीथीन जो होता है ये थर्मोप्लास्टिक है। क्वेश्चन आता है थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं, तो उसको एक बार यहाँ से आप समझ लो, आपके काम आएगा, ठीक है। प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है उसे हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। जैसे पॉलीथीन हो गई या फिर पीवीसी हो गया, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि जैसे कि आपने पॉलीथीन ली, ठीक है। पॉलीथीन आपने देखा होगा, प्लास्टिक की जो पन्नियाँ होती हैं, ठीक है। उसको अगर आप गर्म करोगे वो आसानी से पिघल जाएगा, यानी विकृत हो जाएगा, ठीक है। आसानी से वो पिघल जाता है, आसानी से मुड़ जाता है। तो ऐसे प्लास्टिक जो आसानी से पिघल जाए, आसानी से मुड़ जाएँ, उनको हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। जैसे कि पॉलीथीन हो गया और पीवीसी हो गया। पीवीसी की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कभी कभी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। आपने तार वगैरह देखे होंगे, बिजली के तार, उनके किनारे किनारे जो प्लास्टिक आपको नज़र आता है ज़्यादातर वो पीवीसी होता है, ठीक है, क्योंकि पीवीसी का यूज़ तार बनाने में किया जाता है। इसी तरह से थर्मोसेटिंग क्या होते हैं? थर्मोसेटिंग ऐसे प्लास्टिक है जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया गया तो इन्हें गर्मी देकर या ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता है, फिर इनको पिघलाया नहीं जा सकता है। जैसे कि बेकेलाइट और मेलामाइन। तो बेकेलाइट और मेलामाइन, ठीक है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण हैं, ठीक है। जैसे कि आपके घर में जो बिजली के बोर्ड होते हैं उनके जो बटन होते हैं जहाँ से आप
पंखा फ्रिज कूलर ऑन ऑफ करते हैं तो जो बटन है वो प्लास्टिक के होते हैं। उनको अगर आप जलाओगे तो वो पिघलेंगे नहीं, मतलब वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो आपको याद रखना है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण कौन है, बेकेलाइट और मेलामाइन। और थर्मोप्लास्टिक के कौन है, जो पिघल जाए, मतलब पॉलीथीन, पीवीसी, ठीक है, ये सब। तो अब देखो जो अगला प्रश्न है यानी कि प्रश्न संख्या 8, इसमें बोला गया वह पदार्थ जो सामान्यतः रसोई के नॉन स्टिक बर्तनों को बनाने में काम लिया जाता है। ठीक है, नॉन स्टिक का क्या मतलब होता है, जिसमें कोई चीज़ चिपकती नहीं है, स्टिक नहीं होती। जैसे इस तरह के बर्तन आपने देखे होंगे, इसमें जब हम खाना बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, तो इसमें चिपकता नहीं है वो आसानी से। ठीक है, मतलब ये नॉन स्टिक ही होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ में आप आसानी से स्टिक नहीं होगी, चिपकेगी नहीं। तो इसको बनाने के लिए, ठीक है, किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए है पीवीसी, ऑप्शन बी है पॉलीथीन, ऑप्शन सी है टेफ्लॉन, ऑप्शन डी है रेयॉन। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है टेफ्लॉन। ठीक है, तो ऐसे बर्तनों को बनाने में जो नॉन स्टिकी होते हैं, हम किसका यूज़ करते हैं? टेफ्लॉन का यूज़ करते हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रसोई के बर्तनों के हैंडल बनाने में सबसे उपयुक्त पदार्थ है पॉलीथीन, नायलॉन, पीवीसी या बेकेलाइट, इनमें से कौन सा सही होगा? ठीक है, तो इनमें से सही क्या है? बेकेलाइट। ठीक है, आपने देखा होगा, ठीक है, रसोई के बर्तन जैसे कुकर वगैरह के जो हैंडल होते हैं वो बेकेलाइट से बने होते हैं। ठीक है, किससे बने होते हैं? बेकेलाइट से। अगला प्रश्न है प्रश्न 10, इसमें बोला गया है पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है कहलाता है। ठीक है, देखो जो प्राकृतिक प्रक्रिया में जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो हम बचपन से पढ़ते हैं, उसे हम बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। ठीक है, आसानी से अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने केले का छिलका लिया, ज़मीन में दबा दिया, कुछ दिन बाद वो सड़ गल के अपघटित होकर खाद वाद बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाएं उनको हम बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय। तो अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यानी कि जो प्रश्न संख्या 11 है, इसमें बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य गुण प्लास्टिक का नहीं है? अब इस बात पर ध्यान देना, हमें क्या बताना है जो प्लास्टिक का गुण नहीं है। तो ऑप्शन ए है अक्रियाशील। जाहिर सी बात है कि जो प्लास्टिक है वो जल्दी किसी से अभिक्रिया नहीं करता, मतलब ये अक्रियाशील है। लेकिन हमें तो बताना है जो नहीं है, तो हम इस पर टिक नहीं लगाएंगे। टिकाऊ, प्लास्टिक टिकाऊ है, हमें बताना है नहीं है जो, तो ये तो होता है, इस पर भी टिक नहीं लगाएंगे। हर भार में हल्के होते हैं, बिल्कुल होते हैं। विद्युत के सुचालक होते हैं, नहीं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। मतलब ये वाला जो गुण है ये प्लास्टिक का नहीं है, तो हम बोलेंगे विद्युत का सुचालक होना प्लास्टिक का गुण नहीं होता है। ठीक है, तो डी सही है। ठीक, तो यहाँ पर देखो यार, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।